हेलो 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 जे डबल ई एस्पिरेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ब्रीफ वीडियो हम लेकर के आ गए हैं। भाई इसको बहुत ही ध्यान से सुनना है ना। ब्रीफ वीडियो में ऐसा है कि हम मान के चल रहे हैं कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काफ़ी सारी चीज़ें आती होगी, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो सेकेंड डिग्री इक्वेशन होता है। इसको सेकेंड डिग्री क्यों कहा जाता है? देखो भाई, यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर रहती है वो आपकी क्या रहती है? 2 रहती है, इसीलिए इसको सेकेंड डिग्री इक्वेशन कहा गया। जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। जैसे ही आपको यहाँ पर इक्वल्स टू 0 देखने को मिला, जो कि यहाँ हमें मिल रहा है, इसका मतलब ये होता है कि ये है इक्वेशन। क्या है ये? इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हमें LHS और RHS दोनों देखने को मिलते हैं। LHS में हमारा ये है और RHS में हमारा 0 है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब देखो, यहाँ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, क्या यहाँ पर इक्वल्स टू 0 दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो आगे, आगे हमें यहाँ क्या देखना है। हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, है ना। सम ऑफ रूट्स, ये सारी चीजें जो अभी बताई जा रही है, ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर JEE की जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर जगह ये सारी चीजें यूज होंगी। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? वो होता है अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। ठीक है, और उसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है? सी बाय ए। आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 रूट्स आते हैं। 2 रूट्स आते हैं मतलब 2 आंसर आते हैं, और 2 आंसर जब भी आएंगे तो पहले आंसर को मानते हैं अल्फा और दूसरे आंसर को मानते हैं बीटा। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो तो वहां पर 2 आंसर आएगा। तो 2 आंसर आएगा मतलब 2 रूट्स होंगे। एक आंसर को कहते हैं अल्फा, दूसरे आंसर को कहते हैं बीटा। तो 2 आंसर आए मतलब 2 रूट्स आए। तो जब कभी भी 2 आंसर आएंगे तो समझ जाना 2 रूट्स है, एक है अल्फा एक है बीटा। बात समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आ गई सर। अब यहां देखो, ये फॉर्मूला बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को तो आपको ध्यान में रखना है। अगर ये फॉर्मूला आप ध्यान में रख लेते हो तो JEE के काफी सारे क्वेश्चन आप बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो चलो फॉर्मूला की हम बात करते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है भैया? ये है, क्या लिखा है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये आपको ध्यान में रखना है पहला फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान में रहेगा, इसको याद कर लो भाई, बहुत काम की चीज है ये। अब इसके बाद देखो दूसरा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है? अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो पहले आएगा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, होल में आएगा ये। ठीक है, इसके बाद आएगा 4 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला आपको रटे हुए रहने चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो एक फॉर्मूला ये देख लो यार, है ना। मैं यहाँ पर नंबरिंग कर देता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, एंड दिस इज योर फोर्थ फॉर्मूला, राइट। तो अल्फा रेज टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज टू द पावर 4। इसमें क्या होगा? इसमें फॉर्मूला रहेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यहां पर जो ब्रैकेट में अल्फा और बीटा दिख रहा है उसका होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर करने पर ये आएगा। तो थर्ड ना, आप ये वाला याद मत रखो, ये वाला याद रखो, ये काम का है ज्यादा। ठीक है, अब फोर्थ वाला क्या हो जाएगा? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, ब्रैकेट में रहेगा अल्फा प्लस बीटा। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले आपको बहुत बेहतर तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या बताना है? अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब का फॉर्मूला बताना है। राइट द फॉर्मूला ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो यहां पर ना ऑप्शंस पढ़ते हुए मत बैठना। जो बच्चा हमसे पढ़ रहा है उसे बहुत अच्छे से पता है कि इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में कैसे सॉल्व करते हैं।
ये मत सोचना कि फॉर्मूला याद है तो 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, नहीं। आप जेडब्ल्यू का क्वेश्चन देने के लिए जब बैठोगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में रहोगे, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप देखोगे और आंसर पता चल जाएगा। लेकिन इसमें करना क्या है और देखना क्या है भाई, 2 बातें बस ध्यान में रखना है। क्या? 2 बातें नहीं, एक ही बातें ध्यान में रखना है। वो एक बात क्या ध्यान में रखना है, आप बस ये देख लो ना यार कि फॉर्मूला इसका लगने वाला है, ठीक है सर इसका लगने वाला है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, फिर प्लस आ रहा है, बात खत्म। सर ऐसा हम क्यों देखेंगे? ऐसा इसलिए देखना है बेटा क्योंकि सारे फॉर्मूले एक जैसे हैं, बस साइन यहाँ पर चेंज हो रहा है। अल्फ़ा बीटा सब जगह है, साइन चेंज हो रहा है, क्यूब में है, उसके बाद 3 अल्फ़ा बीटा और ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा है या माइनस है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर हमें सॉल्व करने के लिए सिर्फ 1 सेकंड लगना चाहिए और हमें ये देखना है कि हमारा फॉर्मेट बनना चाहिए प्लस माइनस प्लस का, बात खत्म। ये फॉर्मेट बनना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला आया तो देखो तीनों माइनस में, ये तो आंसर नहीं होगा। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आ रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ माइनस से ही शुरू हो रहा है तो आंसर नहीं होगा। और यहाँ पर आ रहा है प्लस माइनस प्लस, मतलब यही होगा हमारा आंसर। तो पहला आंसर हमारा हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें सारी समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो भैया अब करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखो अगर हमें फॉर्मेशन करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो फॉर्मेशन करने के लिए हमारे पास 2 रूट्स रहेंगे, एक रहेगा अल्फ़ा, दूसरा रहेगा बीटा। तो अल्फ़ा हमारे पास 2 दिया हुआ है एंड बीटा हमें दिया गया है 3। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स ब्रैकेट में रहेगा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगेगा, ठीक है। और इक्वल टू में हमें 0 करना पड़ेगा क्योंकि हमें फॉर्मेशन किसका करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का करना है। तो यहाँ पर चीज़ें कैसी होगी ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 + 3 को दोनों को प्लस कर दो तो ये हो जाएगा आपका 5, तो आएगा 5x प्लस प्रोडक्ट बोला है तो प्रोडक्ट में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 2 3 = 6 = 0। यही हो जाएगा आपका आंसर। मतलब हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर ली है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर, समझ में आ गई। अब यहाँ देखो ये क्वेश्चन है आपका जेडब्ल्यू का, तो बहुत ही ध्यान से देखना और ध्यान से समझना यहाँ क्या हो रहा है और क्या पूछ रहा है। सबसे पहली चीज़ बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा बी द 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन हमारे पास क्या है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस 256 = 0। भाई एक बात ध्यान से बताना, यहाँ पर अगर हम बोलेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है 64, होगा कि नहीं? अभी तो निकाला यार हमने, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा 64। 64 को और हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। समझ में आ गई? और यहाँ पर होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, वो दिया है 256। और 256 अगर दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे ना समझ में? सर कैसे पता चलेगा 64 को ये सब लिखना है 2 की पावर 6 और 256 को लिखना है 2 की पावर 8, कैसे पता चलेगा? थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक इक्वेशन दिया है तो हमेशा एक रूट होगा अल्फ़ा, दूसरा रूट होगा इसका बीटा। क्या ये बात भी समझ में आ गई? अब देखो निकालना क्या है, ठीक है। यहाँ निकालना ये है कि जो अल्फ़ा है इसका क्यूब अपॉन बीटा है इसकी पावर 5 और होल अपॉन में यहाँ रहेगा 1/8 प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फ़ा की पावर 5 होल अपॉन 1/8। ठीक है, ये दिया, बहुत ज़्यादा इजी है, ध्यान रखना। ऊपर अल्फ़ा नीचे बीटा, इधर ऊपर बीटा और नीचे अल्फ़ा दिया हुआ है। तो पहले क्या करेंगे, इस पावर को ना दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब इस 1/8 को 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा, ध्यान से देखो। यहाँ पर हमारे पास बचेगा अल्फ़ा 3/8 अपॉन बीटा 5/8। क्या ये बात समझ में आ गई? कुछ नहीं किए हैं, ऊपर वाली पावर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए, ऊपर भी और नीचे भी। एज इट इज़ हम इस ब्रैकेट में भी करेंगे, 1/8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आएगा बीटा 3/8 अपॉन अल्फ़ा 5/8। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। अब यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लेंगे, ध्यान से देखो भाई। देखो हम यहाँ पर एलसीएम कैसे लेंगे, ध्यान से देखना। नीचे बीटा और अल्फ़ा है, तो नीचे में तो आपका आएगा अल्फ़ा और बीटा,
नीचे जो भी चीजें रहती है उसको मल्टीप्लाई में ही लिखा जाता है। तो बीटा की पावर 5/8 है, अल्फा की भी पावर 5/8 है, तो हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा को साथ में लिख करके बाहर में कॉमन करके निकाल देंगे पावर को। हमने क्या किया, अल्फा बीटा लिखा, दोनों का पावर सेम है तो ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा, आपको पता है ये वाली टर्म जो है, ये वाली जो टर्म है वो इससे मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, फिर से देखो यहां पर क्या होगा, ये वाली जो टर्म है वो इससे मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। तो देखो अल्फा की पावर 5/8 है और अल्फा की पावर 3/8 है, ध्यान से समझो पहले। यहाँ अल्फा की पावर 5/8 है और अल्फा की पावर 3/8 है, तो बेस सेम है अल्फा, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 5/8 प्लस 3/8, और ये प्लस होने के बाद आ जाएगा 8/8। तो जब ये आ जाएगा 8/8 मतलब कट जाएगा, तो अल्फा की पावर 1 मतलब अल्फा को लिखेंगे पावर 1 के जगह हम लिख देंगे सिर्फ अल्फा, क्योंकि पावर 1 लिखा नहीं जाता। क्या ये बात समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे देखो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अल्फा 8/8, और 8/8 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पावर में 1। तो अल्फा की पावर 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, तो सिर्फ उसको हम लिखेंगे अल्फा। बात समझ में आ गई? प्लस दिया है तो प्लस लिखेंगे, एज इट इज़ यहाँ बीटा और बीटा दिया हुआ है, 5/8 और 3/8, अगेन प्लस होगा 5/8 प्लस 3/8, ये फिर से हो जाएगा 8/8, जो कि मिलेगा बीटा की पावर 1, लेकिन 1 हम यहाँ नहीं लिखेंगे। ये बात समझ में आ गई? अब देखो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास दिया है 2 की पावर 6, और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास दिया है 2 की पावर 8, और यहाँ पर पावर में है 5/8, 5/8, तो ये 8 और ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 2 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 5, यही बचेगा। ठीक है, ये बच गया। तो ऑब्वियसली इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 1, जिसको हम लिखेंगे 2, वो है हमारे पास ऑप्शन ए, यही हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। जेडब्ल्यू में ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आते रहते हैं, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, if sum of square of reciprocal of roots alpha and beta of the equation 3x square plus lambda x minus 1 equals 0 is 15, फाइंड क्या करना है हमें, 6 इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होल स्क्वायर करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनना इसको। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, -b/a, मतलब -λ/3 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c/a, मतलब -1/3। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो करना क्या है, इसका आंसर तो 24 होगा, लेकिन कैसे वो भी देख लेते हैं। ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या करना, आप सीधा क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको दिक्कत होगा, तो क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा पढ़ना है। क्वेश्चन को उल्टा पढ़ोगे ना तो क्लैरिटी ज्यादा अच्छे से मिलेगी कि करना क्या है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। यहां पर क्या बोला है, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा का रेसिप्रोकल कर दो। अल्फा का रेसिप्रोकल होता है 1/अल्फा, बीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/बीटा। ठीक है, फिर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो चलो क्या बोल रहा है उसको एक एक करके हम करते हैं। पहले अल्फा बीटा देखेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, स्क्वायर करेंगे और सम कर देंगे। ठीक है, क्या ये बात समझ आई? तो चलो यहाँ करके देखते हैं। सबसे पहले हम अल्फा बीटा का रेसिप्रोकल करेंगे, तो अल्फा का रेसिप्रोकल हो जाता है 1/अल्फा, और बीटा का रेसिप्रोकल हो जाता है 1/बीटा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब इसके बाद हम करेंगे इसका स्क्वायर, कर दिए स्क्वायर, और ये क्या होगा, सम। ये सारा तामझाम करने से हमें कितना मिलना चाहिए, इस 15 मिलना चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक कहानी? अब देखो भाई, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और अल्फा का स्क्वायर होगा अल्फा स्क्वायर, तो लिखेंगे 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 15। अब देखो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, तो नीचे क्या आएगा, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अल्फा का भी स्क्वायर है, बीटा का भी स्क्वायर है, तो दोनों को साथ में लिख दो, स्क्वायर को कॉमन बाहर निकाल दो, और ऊपर क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। भाई एलसीएम लेना तो आपको आता होगा। तो जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है किसका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये होता है।
और अपॉन में क्या लिखेंगे, यहाँ जगह नहीं है यार, नीचे हम लिखेंगे अल्फा, जगह नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है, इसको साइड में लिख लेते हैं। देखो भाई, अब हमारे पास क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला चलो लिख लेते हैं यार यहाँ पर। ये फॉर्मूला इसका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, बनेगा ही नहीं, तो फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, माइनस लेमडा बाय 3, तो वैल्यू हम पुट कर देंगे माइनस लेमडा बाय 3, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा है आपका माइनस 1/3। ये बात समझ में आ गई। नीचे अल्फा बीटा की वैल्यू है -1/3 और उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपका 1/9। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, यहाँ जगह तो नहीं है लेकिन ठीक है। अब देखो क्या करना है, माइनस लेमडा का स्क्वायर करेंगे तो लेमडा स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 9, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा लेमडा स्क्वायर बाय 9, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 2/3 है, तो यहाँ है 2/3 और अपॉन में आएगा 1/9। भाई एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर अगर हम इंटू 3 और डिवाइड 3 करें तो ये भी 9 बन जाएगा, और ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, जब हम इसको इंटू और डिवाइड 3 करेंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा 2/3 था, तो ऊपर 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इंटू 3 हो जाएगा आपका 6 और अपॉन आ जाएगा 9। कुछ नहीं किए, यहाँ देखो क्या किया हम, 2/3 था इंटू 3/3 किए, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे देखो, इसके बाद हमें करना ये है कि यहां पर हमारा क्या आ जाएगा आगे, यह आ जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 6/9 अपॉन 1/9। 9 9 कैंसिल हो जाएगा, याद रखना इक्वल टू 15 था, यहां जगह नहीं है तो यहां लिख देते हैं इक्वल टू 15, यहां पर भी आएगा इक्वल टू 15 और यहां पर भी आ जाएगा इक्वल टू 15। मतलब यहाँ जगह नहीं है तो भी हम कलर चेंज करके लिख देते हैं, यहाँ पर आएगा सर इक्वल्स टू 15। अब क्या करेंगे देखो, अब हमें करना ये है कि यहाँ पर हमारे पास बचा अल्फा स्क्वायर प्लस 6, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 15। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर 6 वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 9, तो अल्फा की जो वैल्यू आपकी निकलेगी वो निकलेगी बेटा +-3। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? अभी हमारे यहाँ पर क्या निकला, लेमडा। लेमडा क्या निकला, यहाँ लिख देते हैं सर, लेमडा की वैल्यू जो हमारी है वो आई है +-3। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 6 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर। तो 6 को वैसे का वैसे रहने दो, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है। समझ में आ गया? और फाइनली यहां पर हम इसका कर देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर होल स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा 6 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई, वो आई थी हमारी -λ/3, है ना। तो यहां पर लिखेंगे -λ/3 का क्यूब। क्या बात समझ में आ रही है? देखो यार इसका क्यूब करेंगे ना तो ये थोड़ा सा और हार्ड हो जाएगा, इसको अपन थोड़ा और इजी करके बना सकते हैं। वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इजी कैसे बनेगा। एक काम करते हैं, यहां से अल्फा प्लस बीटा और यहां से अल्फा प्लस बीटा को कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो 6 है ना, और ये कॉमन निकल जाएगा, तो ये ब्रैकेट पहले लगाते हैं। ध्यान से देखो क्या हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा यहां पर भी और यहां पर भी है, तो उसको हम क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो आएगा अल्फा प्लस बीटा, कॉमन निकल गया, बचेगा क्या, यहां बचेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि क्यूब था एक बाहर निकल गया तो स्क्वायर बचेगा, -3 अल्फा बीटा, और यहां पर रहेगा इसका होल स्क्वायर।
क्या ये बात समझ में आ गई? सर यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा ये तो कॉमन निकल गया ना। ठीक है भाई, चलो देख लो अगर यहां तक किसी को डाउट है तो। ठीक है, अब देखो यहां पर देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस लेमडा बाय 3, यहां लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस लेमडा बाय 3। अल्फा प्लस बीटा दिया है माइनस लेमडा बाय 3। अरे बेटे लेमडा को क्या हो गया? ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है हमारा -1/3, -1/3। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो कैसे होगा? 6, ये हो गया हमारा 6। अब क्या दिख रहा है? अल्फा प्लस बीटा है -λ/3, लिख दिए। अब ब्रैकेट आ गया नया, अल्फा प्लस बीटा अगेन होएगा -λ/3 का होल स्क्वायर, ये हो रहा है ना होल स्क्वायर, -3 अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1/3, ये ब्रैकेट में रहेगा। समझ में आ गया? 3 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास? 6 -λ/3, और यहाँ पर लेमडा का स्क्वायर माइनस का करेंगे तो ये प्लस लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3 का 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। क्या ये बात समझ में आ गई? इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा +1। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, और यहाँ देखो लेमडा की वैल्यू क्या है? +-3 है ना। तो क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसके बाद यहां सॉल्व। देखो 6 का 6, लेमडा की ही वैल्यू है +-3, तो क्या आ जाएगा? +-3। सर वहां माइनस दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब नीचे में क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, दिया ना बेटा 3, और वहां क्या हो जाएगा? लेमडा का स्क्वायर। लेमडा का स्क्वायर का मतलब होगा, देखो ये ऐसा करते हैं ब्रैकेट के साथ, ये हो गया लेमडा का स्क्वायर। लेमडा का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। अब प्लस करो या माइनस करो, बात एक ही है ना। +-3 का स्क्वायर कर लेते हैं, +-3 का और अपॉन 3 का, ये आ गया स्क्वायर। देख लो यहां पर यही हो रहा है ना। अगर इसको ये स्टेप मैं ना लिखूं तो ये लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, छोड़ो यार, इसी स्टेप से करते हैं वरना आप लोग कहेंगे। ठीक है, देखो -λ/3 लिख दिए। अब लेमडा का स्क्वायर, लेमडा की वैल्यू क्या है? +-3, +3 का स्क्वायर भी 9 होता है, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, तो ऊपर आएगा 9/9। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो यहां पर हम इसको हटा देते हैं और लिखते हैं +9/9, हो गया, और ये आएगा +1। ये आ गया समझ में, इसका स्क्वायर हो रहा है। अब देखो ये भी कट गया, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा? 6, ये ब्रैकेट यहाँ कट गया, 1 आ गया, तो आ जाएगा +-1। ठीक है, ये आ गया, इसको लिखेंगे ब्रैकेट पे। और अगेन यहाँ पर हमारे ब्रैकेट में क्या आ गया? 9 कट गया तो 1, 1 + 1 आ गया 2, और यहाँ पर आ जाएगा इसका स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? तो जब 2 को +-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +-2, और 6 यहाँ पर बाहर है, और इसका है होल स्क्वायर। तो +2 का स्क्वायर 4, -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो अल्टीमेटली 6 × 4, जो कि आ गया हमारा यहाँ पर 24, और यही हो जाएगा हमारा आंसर, मतलब कि ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा आंसर।
ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अल्फ़ा जो बीटा है उसमें अल्फ़ा बड़ा है बीटा से, विद द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है भैया, ये देख करके तो हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर न्यूटन्स मेथड लगने वाला है। ठीक है, और n बिलोंग्स टू क्या बोल रहा है? नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ठीक है, देखो इसमें दिया क्या है, P15 P16 माइनस है P14 16 में, और P स्क्वायर 15 दिया है माइनस में, प्लस P14 P15 दिया है, और होल अपॉन में दिया है P13 P14 इक्वल टू। ये जो क्वेश्चन है JEE मेंस में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे? ध्यान से देखो, पहले इस चीज़ को लिखो। यहाँ पर हम लिखेंगे P15 P16 माइनस P14 P16, ठीक है, माइनस P स्क्वायर 15 प्लस P14 P15, और जो होल अपॉन में हमारे पास है वो है P13 एंड 14, P13 और P14। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। जब हमें ये देख करके पता चल गया कि न्यूटन्स मेथड यहाँ लगने वाला है, तो हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि हमने आपको पहले भी सिखाया था। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह लिखेंगे Pn माइनस Pn माइनस 1, और यहाँ दिया है 4Pn माइनस 2। ये कर दिया हमने चेंज। ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखो यार, यहाँ से और यहाँ से P16 की वैल्यू कॉमन निकल सकती है ना? तो यहाँ से हम P16 की वैल्यू कॉमन निकाल देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? P16 कॉमन निकल गया तो बचेगा P15 माइनस P14। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इन दोनों से तो हमने कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर P15 है और यहाँ पर P15 का स्क्वायर है, मतलब P स्क्वायर 15 है, तो यहाँ पर भी P15 हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखो कॉमन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका P15, साइन क्या आएगी, अभी इसको जज नहीं करेंगे, थोड़ी देर के बाद जज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, P15 माइनस P14। क्या ये बात समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो P15 यहाँ माइनस में है और यहाँ प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो इसको माइनस बनाने के लिए यहाँ माइनस लगेगा, क्योंकि यहाँ माइनस और माइनस होगा तो ये क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। होल अपॉन में आपका आएगा P13 P14। ठीक है, यहाँ तक पिक्चर क्लियर है ना? अब एक काम करते हैं, P16 के पास भी P15 माइनस 14 है और माइनस P15 के पास भी P15 माइनस 14 है। मतलब ये है कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, तो इसको कॉमन अगेन हम बाहर निकाल देंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, P15 माइनस P14 को हमने बाहर निकाल दिया, कॉमन ये निकल गया। तो जो दिख रहा है वो उसको लिखना है, P16 माइनस P15 बचा, P16 माइनस P15 बचा, और होल अपॉन में यहाँ हमारे पास आएगा P13 एंड P14। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? अब इसकी वैल्यू हमको तो पता नहीं है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम n की जगह ना 15 लिख देते हैं। ठीक है, n की जगह अगर हम 15 लिखेंगे तो क्या बचेगा भाई हमारे पास बचेगा यहाँ पर P15 माइनस P14, और इस वाले जो टर्म को ना अपन राइट साइड में भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 4P13। ठीक है, और हम एक बार n की वैल्यू 16 रखेंगे। क्यों 16 रखेंगे? क्योंकि यहाँ पर P16 की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हम रखेंगे, देखो n की वैल्यू 15 रखे तो ये आया, अब n की वैल्यू 16 रखेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर रखना है P16 माइनस P15, अगेन 4 को उधर भेज दो, 4P14, ये आ गया। तो आप देखेंगे कि P15 और P14 जब माइनस में है तो उसकी वैल्यू क्या है, तो 15 14 ये है, 15 14 ये है, इसकी वैल्यू क्या है, P13 है, मतलब 4P13 है ना? तो हम क्या करेंगे, इसके जगह लिखेंगे 4P13 लिख दिए, और 16 माइनस 15 कितना आ रहा है, 4P14, तो लिखेंगे 4P14। क्या ये बात समझ में आ गई? होल अपॉन में हमारे पास क्या है, P13 P14, तो P14 यहाँ से कटा, P13 यहाँ से कटा। ठीक है,
तो 4 4 जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 16। मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा 16। क्या बात समझ में आ रही है? 4 4 हो गया हमारा 16, तो इसकी जो वैल्यू पूछी थी वो हो जाएगी हमारी 16। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, अब देखते हैं आइडेंटिटीज क्या होती है। देखो भाई, बहुत ध्यान से सुनना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो इसके हमेशा कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे। एक क्या होता है अल्फा, दूसरा क्या होता है बीटा। लेकिन यहाँ पर आइडेंटिटी क्या होती है? कब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी होगी? ध्यान से सुनना। यहाँ पर क्या बोल रहा है? इफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मोर देन 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। इसका मतलब समझो क्या बोल रहा है ये। क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 से ज्यादा रूट्स हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते हैं? क्वाड्रेटिक की तो नहीं हो सकती, क्योंकि उसका हाईएस्ट पावर क्या होता है? 2 होता है। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जेडब्ल्यू में आएगा और बोलेगा कि 2 से ज्यादा डिस्टिंक्ट रूट्स है, तो आप लोग बोलोगे यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो 2 ही रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा, तो यहाँ 2 से ज्यादा कैसे आएंगे? अगर 2 से ज्यादा क्वेश्चन में बोल रहा है, इसका मतलब समझ जाना ये क्वेश्चन आइडेंटिटी का है। किसका है? आइडेंटिटी का है। तो आइडेंटिटी होने के लिए, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिटी होने के लिए उसका ए बी और सी जो रियल नंबर्स होते हैं वो क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तीनों के तीनों 0 होने चाहिए। कैसे? यहां देखते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं पहले। देखो भाई, ये क्या है सर? ये तो आइडेंटिटी लिख रहे हो आप, ठीक है, ये तो आइडेंटिटी है ना। अब यहां पर हो क्या रहा है, इस आइडेंटिटी में हमें देखना ये है कि यहां पर सर अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हो तो 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, LHS आ गया 4। यहां देखते हैं 1 का स्क्वायर 1, यहां 1 रखेंगे 2 1 जा 2 प्लस 1, तो ये भी कितना आ जाएगा? 4। हो गया सेटिस्फाई? ठीक है। अब मान के चलते हैं x की वैल्यू हम 2 रख करके देखते हैं, तो 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 9 इक्वल्स टू, यहाँ पर हम x की वैल्यू 2 रख रहे हैं, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ x की जगह 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 1, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? ये अगेन हो जाएगा हमारा 4 4 8 9, तो 9 इक्वल्स टू 9 यहाँ पर आ रहा है। क्या बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? मतलब इसके जो रूट्स होंगे ना वो इनफाइनाइट रूट्स होंगे, क्योंकि आइडेंटिटी में आप कोई भी कैसी भी वैल्यूज रख दो आपको LHS इक्वल्स टू RHS मिलेगा। इसका मतलब यह है कि इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखो, हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास a की वैल्यू 0 होनी चाहिए, प्लस b की भी वैल्यू 0 होनी चाहिए, प्लस c भी हमारे पास 0 होना चाहिए। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पर ना आप x की वैल्यू कुछ भी रख लो, 1 रख लो तो LHS RHS सेटिस्फाई कर जाएगा, 2 रख लो, कोई भी नंबर रख लो, कितने भी नंबर्स रख लो, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट रूट्स बोलते हैं। क्या ये बात समझ आ गई? एक और एग्जांपल से देखते हैं। देखो LHS को अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा। तो ये जो RHS में है इसको उठा उठा के हम कहाँ लाएंगे? LHS में लाएंगे। तो क्या होगा? देखो, ये जो एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये भी आ जाएगा माइनस में और ये भी आ जाएगा माइनस में। तो यहाँ देखो आप एक्स स्क्वायर गया तो कितना बचेगा? 0x स्क्वायर, है ना। यहाँ पे 2x प्लस में है, यहाँ माइनस में अगेन ये गया तो क्या बचेगा? 0x, है ना, प्लस -1 प्लस 1 भी गया, बच गया 0। मतलब बात ना इसी की कर रहे हैं। तो क्या है ये बात समझ में आ गई? है ना। ध्यान से सुनना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिटी होने के लिए ए बी और सी की वैल्यू हमेशा क्या रहनी चाहिए? 0 रहनी चाहिए। और आपको एग्जाम में क्या करेगा? स्कैम क्या करेगा आपके साथ? स्कैम मतलब आपको थोड़ा सा वो घुमाने की कोशिश करेगा, दे देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बोलेगा मोर देन 2 डिस्टिंक्ट रूट्स है। आप भी सोचोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो 2 रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा, यार 2 से ज्यादा कैसे आ रहे हैं? तो समझ जाना कि ये क्वेश्चन है आइडेंटिटी का। क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो भाई, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी द इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पता चला? दिख रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर एक्स नहीं है, मतलब ये समझ में आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इज एन आइडेंटिटी और हैज, ये होगा हैज HAS मोर देन 2 सॉल्यूशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 सॉल्यूशंस आते हैं, अल्फा और बीटा, या 2 रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है मोर देन 2 सॉल्यूशंस, मतलब आप समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन है आइडेंटिटी का, ठीक है। और आइडेंटिटी जैसे ही दिमाग में आएगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि A B और C ये तीनों की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए?
जीरो होनी चाहिए, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे होगा जीरो, चलो देखते हैं। देखो भाई, ए बी और सी तीनों जीरो रहना चाहिए। यहां पर ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है पी माइनस वन और टू पी प्लस वन। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। बी की भी वैल्यू जीरो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहां पर बी की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर माइनस वन, ये भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। थर्ड क्या है, पी माइनस वन, पी माइनस थ्री, इसकी भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। इन तीनों की जो वैल्यू है ना, वो क्या होनी चाहिए, इक्वल्स टू जीरो होनी चाहिए। तो कैसे होगी, ध्यान से सुनो। अगर अगर हम यहां पर p की वैल्यू रख देते हैं वन, तो इससे क्या मिलेगा, सर p की वैल्यू आप यहां वन रख दोगे तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। अगर ये टर्म जीरो हो गया तो जीरो इंटू कुछ भी करेंगे तो ये भी टर्म जीरो हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। p की जगह अगेन हम रखेंगे वन, तो p में वन रखेंगे तो p का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर, वन स्क्वायर का मतलब होगा वन, वन माइनस वन अगेन जीरो, ये भी हो जाएगा आपका जीरो। p माइनस वन यहाँ जीरो हो जाएगा क्योंकि p की जगह हम रखेंगे वन, तो इसके वजह से ये भी हो जाएगा जीरो। मतलब p की वैल्यू वन रखने पर सारी चीजें हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसलिए जो हमारा ऑप्शन है वो सी होगा। समझ में आई बात। तो पूछ रहा है कि ये सारी चीजें जीरो कब होगी, है ना, माइनस वन में होगी, माइनस वन बाय टू में होगी, वन में होगी कि वन बाय थ्री में होगी, तो वो वन में होगी। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आ सकते हैं JEE में, तो बहुत ही ध्यान से देखना इन सभी को, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर हम ग्राफ सीखने वाले हैं। ग्राफ हमेशा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का बनता है, ठीक है। और जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको हमें सॉल्व करना पड़ता है। और जो एक्सप्रेशंस रहते हैं किसके, क्वाड्रेटिक के, वो उसके हमेशा ग्राफ बनते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखना। अब देखो आगे हम करेंगे कैसे। सबसे पहले हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है, ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, इसका हमेशा डायग्राम कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा। कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा। क्या है ये पैराबोला, देखो ध्यान से, ये कौन सा डायग्राम है हमारा, सर ये हमारा ट्रायंगल का है ना। और ये क्या है भैया, ये हमारा सर्कल हो गया, है ना। ये क्या हो गया, ये हमारा स्क्वायर हो गया। वैसे ही पैराबोला कैसा बनता है, ऐसा बनेगा। ये आपकी y एक्सिस होगी एंड दिस इज योर x एक्सिस। बात समझ में आ गई। या तो ऐसा बनेगा, या तो ऊपर की तरफ, या तो नीचे की तरफ, या तो लेफ्ट की तरफ। ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो ये जो अभी हमने बनाया, ये सारी चीजें, ये क्या है, पैराबोला शेप है। ये समझ में आ गया कि पैराबोला कैसा बनेगा। और याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ नहीं बनता, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बनता है। तो भाई ध्यान से सुनना, हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। पहली y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहां पर x इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। तो देखो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। ग्राफ में ऐसा चलता रहता है, और रिलेशन एंड फंक्शन में आपने ये पढ़ भी रखा होगा। तो बहुत ही ध्यान से सुनो कुछ बातें, जिससे हमारा ग्राफ का क्वेश्चन बनने वाला है जो JEE में आता है। तो कैसे करेंगे, बहुत सारी ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। वो ट्रिक बहुत अच्छी है, अगर आपको अच्छी लगती तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना भूलना नहीं है, ठीक है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले ध्यान देना कि अगर a ग्रेटर देन जीरो है, सर ये a कहाँ से आ गया, यहाँ देखो दिखा a, दिखा है। तो हमें ग्राफ बनाने के पहले ये भी देखना पड़ता है कि a जीरो से बड़ा है कि छोटा है। या तो a बड़ा होगा जीरो से, या तो a छोटा होगा जीरो से, ठीक है। अब देखो टेक्निक और ट्रिक क्या है, ये ध्यान से सुनना भाई, पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बताने वाला है, ठीक है। जैसे मैंने NIT पास आउट किया, तो NIT पास आउट होने से पहले मैंने बहुत सारी अपनी एक ट्रिक्स बनाई थी, वो सारी ट्रिक्स मैं शेयर करने वाला हूँ। तो बहुत ही ध्यान से सुनना है आप लोग को ये सारी चीजें, ठीक है। अब देखो हमको ये पता है, ये y एक्सिस होता है और ये x एक्सिस होता है, ठीक है। यहाँ माइनस वाई होता है और यहाँ पर माइनस एक्स होता है, ठीक है सर, ये तो हमको पता है। तो यहाँ पर देखो कैसे क्या हम सीखने वाले हैं। अगर a पॉजिटिव है, a बड़ा है, किससे बड़ा है, जीरो से बड़ा है, तो हमारा जो ग्राफ है ना वो अपवर्ड बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। और जब हमारा a जीरो से छोटा रहेगा मतलब नेगेटिव रहेगा, भाई जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव रहेगा तो ग्राफ हमारा नीचे की तरफ बनेगा। इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं। ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है ना। पहले पहले ट्रिक समझते हैं। a जीरो से बड़ा है मतलब a पॉजिटिव है, अगर हम पॉजिटिव हैं तो हम खुश रहेंगे, तो ये हो गया हैप्पी फेस, ठीक है। ये हो गया आपका हैप्पी फेस, है ना। और अगर a जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा का मतलब नेगेटिव हो जाएगा। जब नेगेटिव होगा इसका मतलब हम दुखी रहेंगे, तो ये हो गया दुखी का साइन,
ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब दूसरी ट्रिक ध्यान से सुनना। ये क्या दिख रहा है आपका? सर ये हमारा y दिख रहा है। y पॉजिटिव कहाँ रहता है? ऊपर की तरफ रहता है। यहाँ देखो, y पॉजिटिव कहाँ रहेगा? ऊपर की तरफ रहेगा, इसलिए अपवर्ड बनेगा। ये है पैराबोला, ऐसा बनेगा हमारा डायग्राम। और a नेगेटिव है, और याद रखना LHS में अगर y है तो आपका डायग्राम नीचे की तरफ बनेगा, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, तो a नेगेटिव और y की बात कर रहे हैं, तो y नेगेटिव कहाँ होता है? y नेगेटिव नीचे की तरफ होता है, इसलिए ये नीचे की तरफ बनेगा। ये सारी ट्रिक है भैया, ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में आ गया x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, तो क्या करेंगे? यहाँ देखो क्या दिख रहा है? x दिख रहा है, तो ये बना लो x ऐसे ही बनाता है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना इस सेक्शन की बात ज्यादा करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये उतना पूछता नहीं है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये पूछता है आपका कोनिक सेक्शन में। ठीक है ना, कोनिक सेक्शन में ज्यादा पूछेगा, तो अभी हम इसके बारे में सिर्फ बात करेंगे। तो देखो, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो आपका जो ग्राफ है पैराबोला का वो ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। ये है अपवर्ड बनेगा। और जब a 0 से छोटा होगा तो डाउनवर्ड में बनेगा। क्या? पैराबोला बनेगा आपका। तो ये है आपका डाउनवर्ड। ये बात समझ में आ गई? अब देखो, अगर d हमारा 0 से बड़ा हो जाता है, d क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है, जो कि 10th क्लास में आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो अगर d 0 से बड़ा आता है तो क्या मिलता है? हैव टू रियल रूट्स मिलता है। हमको 2 रियल रूट्स मिलते हैं जिसका अल्फा और बीटा नाम होता है। अगर d हमारा इक्वल्स टू 0 आ गया तो हैविंग 2 इक्वल रूट्स मिलते हैं, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम होगी। फिर डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका आ गया लेस देन 0, तो इसका मतलब क्या होगा? नो रियल रूट्स, मतलब इमेजिनरी रूट्स आते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन इसमें ग्राफ कैसे बनेगा ध्यान से सुनना भाई, यह है काम की चीज। देखो, ये आपका y एक्सिस रहेगा एंड दिस इज योर x एक्सिस। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आई, इसका मतलब 2 रियल रूट्स मिलेंगे, मतलब आपका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। और 2 रियल रूट्स मिलेंगे का मतलब ये है कि आपका जो ग्राफ है ना पैराबोला का, वो x एक्सिस को 2 जगह काटेगा। एक यहाँ पे काटेगा जिसको हम बोलेंगे अल्फा, दूसरा यहाँ पे रूट हमको मिलेगा, यहाँ काटेगा जिसको हम बोलेंगे बीटा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कराएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया पहला। अब इसके बारे में यहाँ देखो सेकंड कैसे होगा। क्या बोल रहे हैं? हैव टू इक्वल रूट्स, मतलब अगर d इक्वल्स टू 0 आ गया, डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल्स टू 0 आ गया, तो ग्राफ कैसे बनेगा? ये हमारा y एक्सिस होगा और ये हमारा x एक्सिस होगा। यहाँ पर क्या होगा? जो ग्राफ है ना x एक्सिस को एक बार बस छुएगा यहाँ पर, और यही हो जाएगा आपका अल्फा और बीटा। मतलब अल्फा की भी वैल्यू सेम रहेगी, बीटा की भी वैल्यू सेम रहेगी, तभी तो यहाँ लिखा है अल्फा इक्वल्स टू बीटा। क्या ये भी बात समझ में आ गई? अब थर्ड देखो, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से छोटा हो गया तो क्या होगा? नो रियल रूट। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को छुएगा ही नहीं कहीं पर। बात समझ में आ गई? फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। 2 रियल रूट का मतलब ये है हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 जगह काटेगा। दिख गया? इक्वल रूट्स कब होगा? जब d की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आएगी। जब d की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ गई, इसका मतलब अल्फा और बीटा क्या होंगे? सेम रूट्स होंगे, इसलिए ऐसा ग्राफ बनेगा। और ऐसा कब बनेगा? जब नो रियल रूट्स आएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। चलो अब एक क्वेश्चन देखो, ठीक है? क्वेश्चन ध्यान से सुनो, समझो इसको। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा? हैव टू रियल रूट्स। अभी तो बताया यार, ये होगा। ठीक है सर, ये होगा। क्या है हमारे पास? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि भैया इससे पता चल गया कि 2 रियल रूट्स मिलेंगे। 2 रियल रूट्स का मतलब ये होता है कि हमारा जो ग्राफ है ना एक्स एक्सिस को 2 जगह काटेगा, एक यहाँ कट करेगा, एक यहाँ। ये होगा आपका अल्फा, ये होगा आपका बीटा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखो, टचेस द एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। लाइज एंटायरली अबोव द एक्स एक्सिस, नहीं। लाइज एंटायरली बिलो द एक्स एक्सिस, गलत। कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट रियल पॉइंट्स, ये होगा आपका आंसर। समझ में आ गया भैया? 2 अलग अलग रियल पॉइंट्स मिले, देखो यहाँ अल्फा मिलेगा, वहां बीटा मिलेगा। ठीक है, अब एक बार रिवाइज करा रहे, ध्यान से सुनना। रिवाइज इसलिए करा रहे ताकि बार बार आप लोग को मेहनत करनी ना पड़े। देखो भाई, अगर a ग्रेटर देन 0 रहा तो अपवर्ड बनेगा, a लेस देन 0 रहा तो डाउनवर्ड बनेगा।
पैराबोला हमारा ऐसा बनेगा। ये बात समझ में आ गई भाई, ठीक है ना। अब देखो पहला कंडीशन में क्या होगा, डी ग्रेटर देन 0 है तो क्या बनेगा, 2 रियल रूट्स बन गया। उसके बाद सेकंड कंडीशन में होगा डी इक्वल्स टू 0 तो क्या होगा, इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स बनेंगे, ठीक है। तीसरा क्या होगा, डी हमारा लेस देन अगर 0 है तो क्या बनेगा, नो रियल रूट्स। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इसमें क्या होगा, ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, एक्स एक्सिस को दो पॉइंट में कट करेगा, दो इक्वल रूट है तो यहां पर क्या होगा, आपको एक्स एक्सिस में सिर्फ टच करने को मिलेगा, ठीक है। नो रियल में क्या मिलेगा, नो रियल में आपके एक्स एक्सिस को ग्राफ टच ही नहीं करेगा, सारे ग्राफ ऊपर के तरफ बन रहे हैं। याद रखना हमारा ग्राफ ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है, एक पॉइंट में टच किया, और ऐसा भी बन सकता है कि किसी को टच नहीं करेगा। समझ में आ गया ना, ये ऊपर कब बनेगा नीचे कब बनेगा ये अभी हमने आपको अच्छे से बताया है, ठीक है भाई। चलो यहाँ तक समझ में आ गया है ना। लेकिन कुछ और बातें हैं उसको बहुत ध्यान से सुनने की आपको जरूरत है, ठीक है। देखो या तो अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। ये जो पॉइंट होता है ना इसको बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। ये जो वर्टेक्स बनेगा ना इसका एक फॉर्मूला होता है, वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिखो -b/2a और -d/4a, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है, ए और बी कहाँ से आएगा पता चल गया, डी डिस्क्रिमिनेंट होता है ये भी पता चल गया। इसको निकालने के और भी फॉर्मूले रहते हैं और भी तरीके रहते हैं। अगर आप फॉर्मूला जेडब्ल्यू एग्जाम में भूल जाते हो तो तरीका मैं आपको बताऊंगा कि इसको याद करने का तरीका क्या होगा, या अगर हम ये भूल भी जाते तो एक और तरीका क्या होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरा देखो, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक है हमारे पास ये इक्वेशन, ठीक है। अब यहां पर अगर x 0 हो गया तो क्या मिलेगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, मिलेगा क्या हमको, सिर्फ c। तो c कहाँ मिलेगा, ध्यान से देखो, हमारे पास अगर ऐसा डायग्राम बना तो ये पॉइंट होगा आपका c। क्यों होगा ये पॉइंट c, क्योंकि देखो भैया हमारा x एक्सिस यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। अगर x एक्सिस 0 हो गया तो ये पॉइंट यहाँ पर जब हमको मिलेगा ना तो इसको हम बोलते हैं 0, क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई, इसको यहाँ लिख देते हैं 0, ठीक है। अगर ग्राफ हमारा ऐसा बना तो, अगर ग्राफ ऐसा बनेगा तो ऑब्वियसली यहाँ कट कर रहा है, तो यहाँ का जो c है ना वो पॉजिटिव होगा क्योंकि y एक्सिस में ऊपर में कट कर रहा है, y एक्सिस नेगेटिव नीचे होता है। यहाँ अगर कट करेगा तो ऑब्वियसली x यहाँ पर है नहीं तो 0 बोलेंगे और c यहाँ पर आ जाएगा, जो कि c यहाँ होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि ओरिजिन से नीचे में काम कर रहा है, ये ओरिजिन है यहाँ से नीचे काम कर रहा है तो माइनस में आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई कि सी पॉजिटिव कहाँ होगा और सी आपका नेगेटिव कहाँ होगा, है ना। ये पता होने वाली चीज़ है, बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं रहता है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, है ना। देखो समझो इसको, हमें ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। देखो भैया इधर साइड y है, y ये वाली लाइन होती है ना। इधर ओरिजिन होगा कहीं ना कहीं, मतलब ग्राफ या तो ऊपर की तरफ बनेगा या तो नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है। और ये ऊपर और नीचे कब बनेगा ये भी हम देखते हैं। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पर जो हमारा a है सॉल्यूशन में, बोल सकते हैं a की वैल्यू कुछ नहीं मतलब 1 है, हाँ सर a की वैल्यू 1 है, मतलब जो a है वो ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है मतलब हमारा जो डायग्राम है वो किधर बनेगा भैया, वो अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। क्या ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ हमारा y एक्सिस हो गया और ये हमारा x एक्सिस हो गया। बनेगा कैसे बताएंगे और आगे देखते जाओ। अब डिस्क्रिमिनेंट यहाँ निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, -7 है, 7 का स्क्वायर 49 -4, a की वैल्यू क्या है भैया 1, c की वैल्यू क्या है 12, तो ये हो जाएगा आपका 49 - 48, मतलब डिस्क्रिमिनेंट आपका आ गया 1। इसका मतलब ये है कि d की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 होगी, और अगर ग्रेटर देन 0 हो गई इसका मतलब ये है कि हमारा 2 रूट्स आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई, 2 रूट्स आएगा तो हमको पता चल गया कि x एक्सिस को दो जगह वो कट करने वाली है, लेकिन कहाँ कहाँ कट करेगी उसको भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसको हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा।
तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, x माइनस 3 मिलेगा और x माइनस 4 मिलेगा। इसका मतलब यह है जो x की वैल्यू है वो 3 और 4 हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ देखो ये 0 है, ये 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4। तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, 3 में कट कर रहा है और 4 में कट कर रहा है, ऐसे कट करेगा और ये ऐसे जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, कैसे कट किया? ऑब्वियसली ये अगर पॉजिटिव एक्सिस में कट करेगा तो यहाँ 0 कॉमा सी आएगा और जो सी रहेगा ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये भी पता चल गया है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो सी की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रही है, 12 दे रही है। तो क्वेश्चन में 12 दे रही है, इसका मतलब ये है कि हम 0 कॉमा सी अब ना लिख करके यहाँ पर हम लिखने वाले हैं 0,12। पॉजिटिव क्यों है, समझ में आ गया ना ये भी? ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब निकालेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, देखो सर ये सब क्यों निकाल रहे हो, यही सब आपके एग्जाम में पूछेगा निकालने के लिए। ठीक है, वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या बताया, माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a, यही है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है तो देख लो भाई। अब देखो माइनस बी बाई 2a, बी की वैल्यू क्या है, -7 है ना, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, ये माइनस है और बी की वैल्यू -7 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 2a, ए की वैल्यू 1 है मतलब 7/2 आ गया। ठीक है, 7/2 निकल गया एक वर्टेक्स। अब दूसरा निकालेंगे, माइनस डी बाई 4a, डी की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ आएगा -1, डी की वैल्यू 1 है ना अपॉन 4a, ए की वैल्यू 1 है मतलब -1/4 आया। तो वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें ए बी की वैल्यू पता है, ए बी की वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट अभी हमारा निकला 1, उसको रख दी और ए की वैल्यू तो 1 है। तो क्या वर्टेक्स निकालना भी सीख लिए? ठीक है, समझ में आ गया? अगर 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 आप लोग ये कहते हो सर अगर ये फॉर्मूला हमें एग्जाम में याद नहीं आता है तब क्या करेंगे, तो देखो तब आपने करना ये है कि आप यहाँ पर ना अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कर देना, मतलब अल्फा और बीटा जो भी आया ना उसका एवरेज निकाल देना। तो अल्फा कितना है 3 है, बीटा कितना है 4 है अपॉन 2, तो आ गया आपका 7/2। क्या ये दूसरा तरीका पता चला? ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं होता तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, क्लियर है भाई यहाँ तक? इसको निकालने का एक और तरीका है, आप इसको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो, तीसरा तरीका है ना। डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 कर दो तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7/2। ये भी आ गया, अगेन आपका फिर से आ गया। तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो देखो वर्टेक्स हमारा कहाँ पर होगा, वर्टेक्स हमारा इस पॉइंट पे होगा। यहाँ से अगर हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आएगी, -1/4 जो यहाँ पर आई है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोलेगा रेंज निकालो तो देखो रेंज कैसे निकलेगा। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, x² माइनस 7x प्लस 12 है। अब इसमें हम रेंज कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, रेंज निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा। वो फॉर्मूला क्या है, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा डायग्राम बन रहा है, डायग्राम बन रहा है मतलब पैराबोला, क्या ये पैराबोला हमारा अपवर्ड में बन रहा है? अगर अपवर्ड में बन रहा है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा किसका, रेंज का, है ना। तो इसको थोड़ा ऐसा करके लिखते हैं, अपवर्ड में रेंज का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका -d/4a माइनस d/4a। ठीक है, और यहां पर क्या रहेगा, इन्फिनाइट रहेगा। कैसे इन्फिनाइट रहेगा, ध्यान से देखो। यहां पर तो हमको पता चल गया है ना कि -d/4a, ये क्या निकालना सीख रहे हैं, रेंज। याद रखना ये रेंज निकालना सीख रहे हैं। अब आप मुझे बताओ ये जो लाइन जा रही है कहां तक जा रही है, ये इन्फिनाइट तक जा रही है, इसलिए यहां पर आएगा इन्फिनाइट। अच्छा ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? थोड़ा सा इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। देखो भाई, अगर हमारा अपवर्ड में बनेगा तो हमारी जो रेंज आएगी वो रेंज क्या होगी हमारी, वो होगी हमारी -d/4a से इन्फिनाइट तक। क्या ये बात समझ में आ गई? लेकिन अगर हमारा डायग्राम डाउनवर्ड में बनेगा तो क्या, तब क्या आएगा रेंज हमारा? ठीक है, डाउनवर्ड में बनेगा तो हमारा रेंज क्या आएगा, चलो देखते हैं। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और अगर हमारा जो डायग्राम है वो ऐसा कुछ बनता है तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, यहाँ आएगा -d/4a। ठीक है,
ठीक है। तो इसका जो डाउनवर्ड डायरेक्शन का जो हमारा रेंज बनेगा वो क्या आएगा, ध्यान से देखो, वो आएगा हमारा इन्फिनाइट से लेकर के, ध्यान से देखना, ये अभी पूरा नहीं है, ध्यान से देखते जाओ, ये आएगा माइनस डी बाय 4a। ठीक है। तो देखो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है, कैसा इसका सॉल्यूशन रहेगा। देखो भाई, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ये निकालना है। ठीक है। तो देखो स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा, स्टेप नंबर 1 ये रहेगा कि हमारा जो a है वो लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0 है, इसका मतलब जो हमारा ग्राफ है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। ये बात समझ में आ गया। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या है, हमें डिस्क्रिमिनेंट देखना है। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 4ac, ac माइनस, ठीक है, यही हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका -3। मतलब जो आपका डिटर्मिनेंट है वो क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। अगर डिटर्मिनेंट लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब होगा नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है ना भाई। और नो रियल रूट्स का मतलब ये है कि हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। मतलब कुछ ऐसा ग्राफ बनने वाला है, ऐसा, वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है, डज नॉट टच ऑन एक्स एक्सिस, या ऐसा भी लिख दो, डू नॉट टच एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप करें। अब देखो भाई, c कैसे निकालते बताया था। c निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x को हमें 0 लेट करना पड़ता है। तो x को 0 लेट कर देंगे तो y कितना आ जाएगा, y आपका आ जाएगा -1। मतलब जो हमारा थर्ड स्टेप है वो क्या बनेगा, 0, -1। मतलब कहाँ कट करेगा ये हमें पता चल गया। ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आ गई। ठीक है, अब करते हैं फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या है, वर्टेक्स निकालना। वर्टेक्स कैसे निकलेगा सर, वो निकलेगा -b/2a, -d/4a, इससे निकलेगा। ठीक है। तो देखो माइनस बी मतलब आ जाएगा -1/2। ए की वैल्यू क्या, माइनस में, चलो वैल्यू रख के देखते हैं। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए की वैल्यू है -1, है ना, कॉमा -d, डी की वैल्यू कितनी आई है, डी की वैल्यू आई है -3। तो -d लिखेंगे तो +3 हो जाएगा अपॉन 4। ए की वैल्यू क्या है, -1 है। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई हमारा, ये नीचे आ जाएगा -2, ऊपर नीचे माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/2 आ गया, कॉमा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -3/4। ठीक है, -3/4 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो लगभग लगभग हमारी सारी चीजें निकल गई। रेंज बचा है, उसको निकालेंगे। पहले यहाँ हम देखते हैं कि डायग्राम कैसे बनेगा। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है, देखो x की क्या है यहाँ पर वैल्यू, हाफ है। तो मान लो अगर हाफ यहाँ पर है ना, ये हो गया आपका हाफ। बात समझ में आ रही है ना, ये हो गया आपका हाफ। और यहाँ पर है -3/4, y है, और y माइनस में, y ऊपर प्लस में रहता है, माइनस नीचे में रहता है। तो मान लो यहाँ पर आ गई ये वैल्यू -3/4। तो ये बना हमारा वर्टेक्स। मतलब डायग्राम जो है ना हमारा ऐसा बनेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? और ये जो पॉइंट में कट किया ना बेटे, यही हमारा 0, -1। सी निकाले ना हमने। यहाँ देखो सी कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना। x की वैल्यू 0 पुट कर देना, y की वैल्यू निकल जाएगी। ये हो गया हमारा आंसर। क्या ये बात समझ में आई? लास्ट हमारा बन गया रेंज। रेंज कैसे निकालेंगे? ठीक है, रेंज में सर आपने बताया था डाउनवर्ड डायरेक्शन का। तो देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आता है, रेंज -∞ से लेके -d/4 है। ठीक है, तो हमारा यहाँ निकलेगा -∞ से लेके, रेंज क्या निकलेगा भैया हमारा, रेंज निकलेगा -∞ से लेके -d/4 है। तो -d/4 ये है -d/4 और -d/4 हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया जो है -3/4। तो आ जाएगा -3/4। ये हो जाएगी हमारी रेंज। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि JEE में ग्राफ के क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा और कैसे हमने बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना भूलना नहीं है। ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास के लिए हमें कॉन्टैक्ट इस नंबर पे आप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।